हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज का हम लोग का टॉपिक है द्विस्तंभीय रोकड़ बही। और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि द्विस्तंभीय रोकड़ बही क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है वहाँ पे सिंपल कैश बुक यानी कि साधारण रोकड़ बही पढ़ा था, जिसे हम लोग एकल स्तंभीय रोकड़ बही भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पर सिंपल सा चीज़ था कि जो अमाउंट का कॉलम था जिसमें हमें अमाउंट दिखाना था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम था जहाँ पे हमें कैश रिलेटेड जितने भी अमाउंट हमें मिल रहे हैं या फिर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसे हम लोग वहाँ पे दिखा रहे थे। ठीक है, एक कॉलम जो था वो डेबिट में था, रिसिप्ट साइड, और एक कॉलम जो था वो क्रेडिट में था यानी कि पेमेंट साइड में था। लेकिन द्विस्तंभीय रोकड़ बही में क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है कि इस बही में रोकड़ बही की राशि का स्तंभ जो है वो दो भागों में विभक्त होता है, जैसे बट्टा एवं रोकड़, रोकड़ एवं बैंक तथा बट्टा एवं बैंक। यानी कि तीन प्रकार का हो सकता है, मतलब दो भाग क्या, या तो बट्टा एवं रोकड़ रहेगा, ये दो कॉलम रहेंगे अमाउंट के, या तो रोकड़ एवं बैंक रहेगा, ये दो कॉलम अमाउंट के रहेंगे, या फिर बट्टा एवं बैंक, ये दो कॉलम जो है वो अमाउंट के लिए रहेंगे दोनों साइड में। अतः द्विस्तंभीय रोकड़ बही को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि ये तीन प्रकार से बनाई जा सकती है, या तो बट्टा एवं रोकड़ स्तंभीय रोकड़ बही, या फिर रोकड़ एवं बैंक स्तंभीय रोकड़ बही, या फिर बट्टा एवं बैंक स्तंभीय रोकड़ बही। मतलब कि इन दोनों दो दो का पेयर बना करके किसी भी प्रकार से ये तीन तरह के जो है वो द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग तीनों को ही देखेंगे, तीनों के ही न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि हमें तीनों के बारे में आइडिया जो है वो मिल जाए। जैसे सबसे पहला जो प्रकार है वो है बट्टा एवं रोकड़ स्तंभीय रोकड़ बही। इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसा कि आपने जो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है वो देखा होगा कि 5 कॉलम डेबिट में होते हैं यानी रिसिप्ट में, और 5 कॉलम जो हमारे होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं यानी कि पेमेंट साइड में होते हैं। बट यहाँ पे 6 कॉलम हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 कॉलम रिसिप्ट में, 6 कॉलम पेमेंट साइड में। कौन सा कॉलम बढ़ा है, तो यहाँ पे बट्टा एवं रोकड़ स्तंभ भी है। तो रोकड़ का कॉलम तो वहाँ पे पहले से था जिसे हम लोग अमाउंट लिख के दिखाते, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम है डिस्काउंट का यानी कि बट्टे का, जहाँ पे हमें जितने भी बट्टा मिला है या फिर सॉरी यहाँ पे क्योंकि रिसिप्ट साइड है तो पैसा हमें मिल रहा है तो हम लोग बट्टा दे रहे हैं, यानी कि जितना हम लोग बट्टा पेमेंट करेंगे वो हमारा यानी कि डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ दिखाएंगे। कैश जितना भी हमें मिलेगा वो हम लोग कैश के कॉलम में दिखाएंगे। सेम इसी तरीके से पेमेंट साइड में क्या है, क्योंकि पैसा पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है उसे हम लोग डिस्काउंट साइड में दिखाएंगे, और डिस्काउंट के कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे, और कैश में क्या दिखाएंगे, जितना भी हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जो सिंपल रोकड़ बही हम लोग जो बना रहे थे सिंपल कैश बुक, सेम वही तरीका है कि रिसिप्ट में जितने रिसिप्ट हैं, जितना पैसा हमें मिल रहा है उन्हें दिखाएंगे, और पेमेंट में जितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उन्हें दिखाएंगे। बस यहाँ पे साथ में हमें जो भी डिस्काउंट हमें मिला है या फिर हम लोग डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं उसे भी हम लोग को यहाँ पे मेंशन करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे बोला है, निम्नलिखित व्यवहारों की द्विस्तंभीय रोकड़ बही में प्रविष्टि कीजिए। और जो हम तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे एग्ज़ाम में या फिर बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको बताया भी जा सकता है कि आपको कौन से कॉलम का यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे बट्टा एवं रोकड़ स्तंभीय रोकड़ बही का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे लिखा है रोकड़ शेष 22,780। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 22,780 रोकड़ शेष का मतलब क्या है, यानी कि इतना रोकड़ शेष हमारे पास पहले से है। कैसे है, जैसे कि आपने अभी सिंपल कैश बुक पढ़ा था, वहाँ पे लास्ट में क्या है, एक अंतर की राशि निकली थी जिसे हम लोग बैलेंस CD बोलते हैं। ठीक है, उसी अंतर की राशि को हम लोग नेक्स्ट मंथ के पहले डे पे टू बैलेंस BD करके दिखाते हैं। तो ये जो टू बैलेंस BD होता है उसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले से इतना पैसा है। रोकड़ शेष का मतलब क्या होगा कि हमारे पास पहले से इतना पैसा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ही टू बैलेंस BD करके दिखाते हैं। तो ये 1 जून को हमारे पास पहले से इतना पैसा है, तो इसे डेबिट साइड में टू बैलेंस BD करके 12,780 रुपये हम लोग दिखा लेंगे। ठीक, उसके बाद है नकद क्रय
5230 हमने क्या किया है, सामान ख़रीदा है। तो सामान ख़रीदा तो क्या किया होगा, यहाँ पे पेमेंट की होगी, ठीक है, पैसा दिया होगा, तो ये कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में क्या करेंगे, 4 जून को बाई परचेस अकाउंट कर देंगे, ठीक है, कितना, 5230 रुपये का। फिर 8 तारीख को विवेक से प्राप्त किया है 8650 और उसको छूट दी है 80 रुपये। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये कहा जाएगा रिसिप्ट साइड में। तो यहाँ पे जाएगा टू विवेक, ठीक है, क्योंकि विवेक से प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे टू विवेक दिखा देंगे। कितना हमें मिला है 8650, उसे कैश के कॉलम में, और कितने का छूट दिया 80 का, तो उसे डिस्काउंट के कॉलम में दिखा देंगे। देखिए डिस्काउंट की यहाँ पे अलग से डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते, यानी कि डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक। तो जितना भी डिस्काउंट का अमाउंट होगा उसे दिखाएंगे, और डिस्काउंट को अलग से हम लोग डिस्काउंट अकाउंट लिख करके नहीं दिखाते हैं, ओके। तो विवेक से मिला था तो विवेक को हम लोग दिखा दिए। फिर नकद विक्रय, यानी कि हम लोग माल बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये हमें पैसा मिल रहा है यानी रिसिप्ट हो रहा है। तो टू सेल्स अकाउंट 10 तारीख को जाएगा कितने का, 4170 रुपये। 17 तारीख को यशवंत को दिए हैं, यानी कि पेमेंट हो रहा है और छूट मिल रही है। तो 17 तारीख को बाई यशवंत हो जाएगा, 3840 हमने पेमेंट किया है और कितने की छूट मिली है, 60 रुपये की छूट हमें मिली है। और लास्ट है 30 को वेतन दिया है 5200, तो पेमेंट हो रहा है, तो इसे भी पेमेंट साइड में 22 सैलरी करके 5200 रुपये दिखा देंगे। बस इतना ही हमें करना है। लास्ट में क्या करना है, जैसे सिंपल कैश बुक में हम लोग दोनों साइड का टोटल करते हैं, अंतर की राशि को बैलेंस शीट करेंगे। डिस्काउंट का जो अमाउंट रहता है उससे हम लोग उसमें अंतर नहीं निकालते, उसमें जिस साइड का जितना अमाउंट है उसे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट 80 है, 80 दिखा देंगे, 60 है, 60 टोटल में दिखा देंगे। रही बात बस कैश की, तो कैश में जैसे यहाँ पे 25,600 रुपये जो है डेबिट साइड का ज़्यादा है, उसमें से क्रेडिट साइड का यानी पेमेंट साइड का माइनस करेंगे। अंतर आ रहा है 11,330 का, उसे हम लोग बाई बैलेंस सी करके दिखा देंगे, और फिर वही अगले महीने की 1 तारीख को टू बैलेंस बी करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक में कौन सा कैश बुक, जो है डिस्काउंट एंड कैश कॉलम के साथ, ठीक है। आई होप कि पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप की ओर, जो कि रोकड़ एवं बैंक स्तंभीय रोकड़ बही। तो देखिए जो रोकड़ एवं बैंक स्तंभीय रोकड़ बही है, यानी कि ये जो डबल कॉलम कैश बुक है, ये भी सेम हमारे जैसे अभी हमने पहला वाला अभी पढ़ा था डबल साइडेड जो है डबल कॉलम कैश बुक, सेम वैसे ही बनता है, ठीक है। बस यहाँ पे जैसे वहाँ पे डिस्काउंट और कैश का कॉलम था, वैसे यहाँ पे कैश और बैंक का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको अलग से फॉर्मेट नहीं बना के बताया, क्योंकि सेम फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ जो दोनों कॉलम वहाँ पे डिस्काउंट और कैश के थे, वो दोनों कॉलम यहाँ पे एक कैश का और एक बैंक का दोनों साइड में दिखा देगा, बाकी सारा जो है फॉर्मेट सेम है। अब क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते ताकि हम लोग को थोड़ा सी क्लैरिटी और हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया है प्रारंभिक शेष, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रारंभिक शेष क्या होता है, जो हमारे पास पहले से पैसा है हमारे पास, मतलब कि तो हाथ में जो है यानी कैश जो है वो 14,200 रुपये है, और जो बैंक में है वो है 27,430। तो ये दोनों पैसा हमारे पास है, यानी कि हमें प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त वाला जो है वो डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड में जाता है। तो ये दोनों ही जो है वो रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी करके हम लोग इन्हें दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी कर देंगे, कैश का 14,200 और बैंक में 27,430 रुपये ये दिखा देंगे। फिर 4 तारीख को गुप्ता से धनादेश प्राप्त हुआ है 12,900, धनादेश मतलब चेक, तो गुप्ता से हमें चेक मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा चेक का जो है वो सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जिस दिन हमें चेक मिला है, अगर हम लोग उसी दिन उसको बैंक में नहीं भेजते हैं, तो चेक जो हमें मिला है उसके लिए हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर जिस दिन हमें चेक मिला है हम लोग उसे उसी दिन बैंक में भेज देते हैं, तो उसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके लिए चेक के ऊपर हमने एक अलग से जर्नल का जो है वो बनाया हुआ था वीडियो, तो आप लोग चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका चेक से रिलेटेड जो जर्नलिटी है वो क्लियर हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि चेक का हम लोग लेखा कैसे करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है कि चेक जिस दिन मिला है, अगर उसे अगले दिन किसी और दिन बैंक में भेजा जा रहा है, तो उसकी एंट्री कैश के रूप में होगी। जब बैंक भेजा जाएगा तो बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री होगी। लेकिन जिस दिन मिल रहा है उसी दिन बैंक में भेज रहे हैं, तो जिससे मिल रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें पैसा मतलब हमें चेक मिला है, हम लोग उसको बैंक में नहीं भेज रहे, तो हम लोग एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला है, गुप्ता से, टू गुप्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे पैसा मिल रहा है यानी रिसिप्ट साइड में जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 तारीख को टू गुप्ता कर देंगे। कैश में एंट्री होगी 12,900 रुपये की। फिर अब 6 तारीख को उपरोक्त चेक को बैंक में भेजा, मतलब कि इसी चेक को जो 12,900 का चेक मिला उसे हम लोग बैंक में भेज रहे हैं। तो बैंक में भेज जमा करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जो एंट्री है, अब क्योंकि ये जो हमारा कैश बुक है इसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कैश अकाउंट भी हम लोग बना रहे हैं लेज़र में और बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं। अब क्योंकि दोनों बना रहे हैं और हमें दोनों की ही एंट्री करनी है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, यानी कि उभयचर प्रविष्टि, यानी कि जो कि दोनों साइड होगी। तो पहले हम लोग कैश को मान के चल रहे हैं, तो कैश अकाउंट अगर मान रहे हैं, बैंक में जमा करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अगर हम लोग बैंक को मान के चल रहे हैं, बैंक को मान के चल रहे हैं, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, टू साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 तारीख को टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, बैंक को मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे टू साइड में कैश अकाउंट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट जो है वो बैंक के कॉलम में दिखाएंगे। टू कैश अकाउंट करेंगे लेकिन अमाउंट जो है बैंक के कॉलम में, अपोजिट कॉलम में एंट्री जाती है। ठीक है, अमाउंट जाता है। तो टू कैश अकाउंट करेंगे लेकिन अमाउंट जो है वो 12,900 रुपये बैंक में दिखाएंगे। और यहाँ पे जो VN जो LF है वहाँ पे हम लोग C लिख देंगे, कॉन्ट्रा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, C मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा मतलब उभयचर प्रविष्टि। सेम यही कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान रहे हैं कि ये कैश अकाउंट है, तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक हो जाएगा। ठीक है, बाई बैंक हो जाएगा, तो 6 तारीख को जनवरी 6 को बाई बैंक अकाउंट कर देंगे और अमाउंट जो है वो कैश के कॉलम में दिखाएंगे और LF में C यानी कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी आप लोग कैश और बैंक दोनों का कॉलम वाला कैश बुक बना रहे हैं, उस कंडीशन में कोई भी ऐसी एंट्री आती है जिसमें कैश और बैंक दोनों को ही डेबिट और क्रेडिट किया गया है, उस कंडीशन को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उन दोनों में ही जो हमारी एंट्री है, एक बार हम लोग कैश अकाउंट को मान के बैंक की एंट्री करेंगे और एक बार बैंक को मान करके कैश की एंट्री करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अमाउंट जो है वो अपोजिट कॉलम में यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर 8 तारीख को शर्मा से चेक प्राप्त हुआ, उसे उसी दिन बैंक में जमा किया गया है। तो जिस दिन चेक मिला उसे उसी दिन बैंक में जमा किया, एंट्री कर जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शर्मा। तो हम लोग मान के चलें कि बैंक में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे जगह टू शर्मा पैसा हमें मिला है, तो टू शर्मा दिखा देंगे, अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में दिखा देंगे। और लास्ट है, बैंक से निकाले हैं 15,000 रुपये। तो बैंक से हम लोग पैसा निकालें, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, क्योंकि कैश और बैंक दोनों आया है, तो पहले हम लोग कैश को मानेंगे, तो क्या रहेगा, टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में दिखाएंगे। और सेम वही प्रोसीजर जो है, अब बैंक को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई कैश हो जाएगा और अमाउंट कहाँ है, बैंक में दिखाएंगे। ठीक, सेम इसी तरीके से हम लोग को सारी कॉन्ट्रा एंट्री करनी होती है। लास्ट में क्या करेंगे, अब सारी एंट्रीज हो गई, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो दोनों साइड का जब हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड जो है वो दोनों का, यानी कैश और बैंक का जो है वो ज़्यादा है, तो ये दोनों साइड हम लोग अमाउंट दिखा देंगे। अब पेमेंट साइड जितने से कम है, यानी पेमेंट साइड में कैश जो है वो 29,200 रुपये से कम है और बैंक साइड जो है 33,930 से कम है, तो इसके लिए हम लोग बाई बैलेंस CD कर देंगे लास्ट डेट को, और 1 फरवरी को टू बैलेंस BD करके वही सेम अंतर की राशि जो है वो दिखा देंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक का कैश और बैंक कॉलम वाला कैश बुक है, आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देना होता है कॉन्ट्रा एंट्री के टाइम पे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि चेक से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो कब और कैसे की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग चेक से भुगतान करते हैं तो यानी कि वो बैंक से पैसा जाता है, तो इसलिए उसका अमाउंट हमेशा बैंक कॉलम में ही दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपना जो हमारा लास्ट टाइप है, यानी कि बट्टा एवं बैंक संबंधी रोकड़ बही की ओर।
तो देखिए जो हमारा बट्टा एवं बैंक स्तंभी रोकड़ बही है, इसको भी हम लोग सेम जैसे अभी तक बाकी दोनों डबल साइडेड डबल कॉलम कैश बुक बनाए हैं, वैसे इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। अमाउंट वाले कॉलम में जो जाएगा, जो दो अमाउंट के कॉलम होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डिस्काउंट का कॉलम और एक हो जाएगा बैंक का कॉलम, बस इतना सा ही फ़र्क रहेगा, बाकी और कोई अलग से कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे देख लेते हैं हमारे लेन देन क्या ड्यू है। सबसे पहला है बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष आपको हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुके। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, ये मेनली जो है व्यापारियों को छूट दी जाती है कि आपके बैंक अकाउंट में भले पैसा नहीं है, यानी कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये हैं, तो अगर आप चाहें तो 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक ने एक तरीके से आपको एक छोटा सा कर्ज दिया है 3,000 रुपये का, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आप उससे ज़्यादा रकम निकाल सकते हैं, तो उसे ही हम लोग बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। फिर बैंक क्या करती है, जब भी आपका अकाउंट में आपके पैसा जाएगा उतना, तो वो बैंक जो है वो अपना पैसा अपने से ही क्या करती है, ले लेती है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। तो अगर इसको जैसे अगर बैंक अधिविकर्ष लिखा है, तो वैसे बैंक का जो शेष होता है वो डेबिट होता है, यानी कि हमेशा बैंक का अमाउंट जो है, जो बैलेंस बीडी आता है वो हमेशा डेबिट साइड में आता है। लेकिन अगर बैंक अधिविकर्ष दिया है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यानी कि ये एक तरीके से व्यापारी के ऊपर कर्ज हो गया, ये व्यापारी को पेमेंट करना, तो इसलिए इसको पेमेंट साइड में दिखाते हैं। तो या फिर ये आएगा बैंक शेष करके और ब्रैकेट में क्रेडिट साइड लिखा है, बैंक शेष क्रेडिट लिखा है, तो उसका मतलब भी हो गया कि ये बैंक अधिविकर्ष ही है। तो इन दोनों ही तरीके जो हैं, अगर ये दोनों ही नाम में से कोई भी नाम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाई बैलेंस बीडी, यानी कि पेमेंट साइड में जो है इसका अमाउंट दिखाएंगे, ना कि रिसिप्ट साइड में। और अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक शेष दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे बैंक अधिविकर्ष है, तो बाई बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बाई बैलेंस बीडी करके 5,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें ये पेमेंट करना है। फिर 5 तारीख को महेश को चेक से भुगतान किया गया, चेक से पेमेंट कर रहे हैं 2,000, तो ये भी पेमेंट साइड में जाएगा। फिर 10 तारीख को मोहन से 2050 के पूर्ण भुगतान में 2,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, हमें यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ, तो ये रिसीव साइड में दिखाएंगे। 2,000 मिला है तो 2,000 बैंक के कॉलम में हो जाएगा, और जो 50 रुपये का छूट मिला है वो डिस्काउंट के कॉलम में दिखा देंगे। फिर जो है 15 तारीख को सुरेश से चेक प्राप्त हुआ, उसे बैंक भेजा है उसी दिन, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, यानी कि प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में टू सुरेश कर देंगे, 7,000 रुपये दिखा देंगे। फिर 17 तारीख को है राम को चेक द्वारा 1,450 रुपये का भुगतान किया और 50 रुपये छूट हमें मिला है, तो चेक द्वारा भुगतान हो रहा है, यानी पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट साइड में बाई राम कर देंगे। 1,450 रुपये का पेमेंट हुआ है तो इसे बैंक कॉलम में दिखाएंगे, और 50 रुपये छूट मिला है तो इसे डिस्काउंट कॉलम में दिखा देंगे। फिर 20 तारीख को माल खरीदा 4,000 का, उस पर CGST 6% लगी थी, SGST 6% लगी थी। तो CGST SGST यानी कि GST का जो टॉपिक है, ये अगर आपको नहीं पता है कि GST कैसे लगता है, कैसे काम होता है, इसकी एंट्रीज कैसे होती है, तो इसका भी हमने एक जो है प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है GST के ऊपर, इसकी जनरल एंट्रीज के ऊपर, तो आप वहाँ से हमारे चैनल पे जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे माल ख़रीदा है तो GST का पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, माल खरीदते टाइम हम लोग GST का पेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में 4,000 का माल खरीदा यानी पेमेंट हो रहा है, तो यानी इन तीनों ही कंडीशन में पेमेंट हो रहा है, तो ये पेमेंट साइड में रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको बट्टा एवं बैंक स्तंभी रोकड़ बही बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे तो देखिए आप कहीं लिखा नहीं कि चेक द्वारा पेमेंट हुआ या कैसे पेमेंट हुआ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको बट्टा एवं बैंक स्तंभी रोकड़ बही बनाना है, तो आप ये जो अमाउंट है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बैंक में ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ बोला द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाना है, तो आपने जो भी 2 कॉलम का कैश बुक बनाया है आप उस हिसाब से उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माल खरीदा है तो इसका अमाउंट जो है 4,000 जो है वो पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में दिखा देंगे। 4,000 का 6% GST 240 रुपये, ये भी पेमेंट में जाएगा। SGST भी 240 रुपये, ये भी पेमेंट साइड में दिखा देंगे।
फिर 24 तारीख को है वेतन दिया, ये भी पेमेंट हो रहा है, तो इसे भी पेमेंट साइड में दिखाएंगे और इसका अमाउंट भी जो है वो बैंक कॉलम में चाहेगा। अगर कैश कॉलम होता तो कैश में दिखाते, बट नहीं है कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम वाला कैश बुक है, तो इसे बैंक कॉलम में दिखाएंगे। तो आई होप ये समझ में आएगा आपको। अब चलिए इन सभी मदों को इनकी जगहों पर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा 2 कॉलम है, डिस्काउंट और बैंक का दोनों साइड में, ठीक है। रिसिप्ट साइड में जितनी भी हमें मदें रिसीव हुई हैं उन दोनों मदों को दिखा देंगे और पेमेंट साइड में जितनी भी हमें चीज़ें पेमेंट करनी है उन्हें दिखा देंगे। जैसे कि 1 अप्रैल को हमने बताया था कि क्रेडिट साइड में बाय बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बाय बैलेंस BD करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर जब हमने टोटल किया तो हमारा जो है पेमेंट साइड ही ज़्यादा आया, जो कि 13,930 रुपये, और जो रिसीप्ट साइड है वो सिर्फ और सिर्फ 9,000 है। तो 13,930 में से 9,000 माइनस करेंगे, जो 4,930 का डिफरेंस आ रहा है उसे टू बैलेंस 3D करके 30 तारीख को 30 अप्रैल को दिखा देंगे। जो डिस्काउंट है इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिस साइड का जितना टोटल है उसे दिखा देते, तो 50 दोनों साइड है, 50-50 उन्हें दोनों साइड दिखा देंगे। और लास्ट में जो है वो अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो 1 मई को बाई बैलेंस BD हो जाएगा 4,930 रुपये। यानी कि फिर अब यहाँ से अब इसके बाद अब 1 मई जैसे हम लोग बंद करने का मतलब क्या होता है कि अब जो मई महीने का ट्रांजेक्शन होगा वो अब हम लोग इसके नीचे से लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब जो है वो मई महीने का जितना ट्रांजेक्शन रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब नोट डाउन होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक का जो तीनों टाइप था वो आपको हमने अच्छे से समझाया, तीनों के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही जो टाइप्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या 3 कॉलम कैश बुक, यानी कि 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।